प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा 2022 का जो पेपर है ना, जो पेपर 1 था वो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके पहले 20 MCQs हमने डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट MCQs हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल BP इज, आप जानते हो कि BP जो है ना ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को कहते हैं, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक है वो हमारा नॉर्मल होता है 110 to 120, और जो डायस्टोलिक होता है वो तकरीबन 80 to 90 डायस्टोलिक, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से होता है। तो डेफिनेटली अब आपको पता भी लग गया होगा कि इसका आंसर बीटा बनेगा। चले, ये उल्ट लिखा हुआ है, डायस्टोलिक को 120 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। फिर उसके बाद हमारा सवाल है द सेल इंपोर्टेंट फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखो बेटा ये जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी, इसके 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो नॉन स्पेसिफिक है, यानी ये हर तरह के वायरस, हर तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ एक सही होगा, जिसमें मैकेनिकल रिस्पॉन्स भी आता है, केमिकल भी आता है, जैसे आप स्वेटिंग वगैरह पैदा करते हो, कुछ रिफ्लेक्सेस भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मौजूद सेल है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक भी नहीं होता। बेसिकली ये सवाल ही गलत है। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना उसके अंदर इम्यून सेल होते हैं, उसके अंदर इम्यून सेल्स होते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। न्यूट्रोफिल्स दे आर द पार्ट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूट्रोफिल यहां पर होते हैं, ठीक है। चले, देन द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। ये जो आरबीसी होता है ना बेटा, रेड ब्लड सेल, इसकी जो लाइफ होती है ना वो होती है 4 मंथ। यानी आज जो आरबीसी बना है 4 महीने तक जिंदा रहेगा, ठीक है ना। जो 4 मंथ है आप जानते हो वो तकरीबन बन जाते हैं 120 दिन। सेलुलर यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी। देखो हमारे पास ना 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है सेलुलर यानी जो सेल लेवल पर होती है, और एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो बेटा, जब ये जो रेस्पॉन्सिस है ना, अगर वो बी सेल्स की वजह से जनरेट हो रहा है और इसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं, मतलब वो इम्यूनिटी जिसके अंदर बी सेल इन्वॉल्व है और जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही है, वो वाली इम्यूनिटी कहलाएगी ह्यूमरल इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी जिसके अंदर टी सेल इन्वॉल्व है और कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही, वो रिस्पॉन्स कहलाता है सेल मेडिएटेड। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ना कि 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, तो ये आ जाती हैं दोनों तरह की इम्यूनिटी 3rd लाइन ऑफ डिफेंस में। यानी ये बिल्कुल आखिरी हरबा है आपकी बॉडी के पास किसी चीज से बचने का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बात बताता हूं, ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, बाज़ बात बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन उसको बोलते हैं, उसमें भी यही इन्वॉल्व है। तो कॉमन आस्किंग MCQ तो इसलिए बता रहा हूं। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी होगी? वो इम्यूनिटी जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट शामिल हो। ह्यूमरल इम्यूनिटी वो होगी जिसमें बी सेल्स हो और जिसमें एंटीबॉडीज बने। इस डेवलप्ड बाय, देखो ये दोनों डेवलप्ड होते हैं लिम्फोसाइट से, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट, इसी तरीके से टी भी लिम्फोसाइट्स हैं। ये दोनों लिम्फोसाइट्स की एग्जांपल्स हैं। ये देगा ह्यूमरल और ये देगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। चलो आगे मूव करते हैं। दी सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आपको पता है जो आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये बात हो रही है मेच्योर आरबीसी। जब आरबीसी बनता है ना तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसको ना 95% जगह देनी होती है हेमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन को जगह देने के लिए इसको अपना न्यूक्लियस खत्म करना पड़ता है। तो आरबीसी में, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए आंसर बनेगा बीटा। एंटीजन ए बी एंड एंटीबॉडीज नो। देखो ये स्टेटमेंट समझो जरा कि इसके अंदर एंटीजन ए भी है, बी भी है और एंटीबॉडीज नो, यानी कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक आरबीसी है, उसकी सरफेस पे ए एंटीजन भी अटैच है, बी एंटीजन भी अटैच है, तो ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इसमें कोई भी दोनों एंटीजन हो तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती।
ठीक है ना, तो फिर बड़ा इजी होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा बेटा ए बी। एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो खून को जमने ना दे। आपको पता है कि ये जो है ना हेपारिन, हेपारिन इज अ हेट्रोपोलीसेक्राइड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये एक हेट्रोपोलीसेक्राइड है, ठीक है, और ये एंटीकोगुलेंट है, ये जमने नहीं देता। जबकि थ्रोम्बिन जो है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लॉटिंग के अंदर ना ये हेल्प करता है। चले बस लिखता नहीं, आगे चल रहा हूं। नॉर्मल ईसीजी देखो, ये आपको दिखाई जा रही है नॉर्मल ईसीजी, ये नॉर्मल ईसीजी है कि इसमें एक पी वेव होती है, एक ऐसे QRS कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो है ना कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ये एक QRS कॉम्प्लेक्स है और एक टी वेव होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टी। ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ना, दिस विल शो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह, क्योंकि वेंट्रिकल बड़े ताकतवर, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। तो ये होता है QRS कॉम्प्लेक्स। देखो QRS कॉम्प्लेक्स, ये आंसर यहां पर है। ये एट्रियल सिस्टोल की वजह से होता है, सिस्टोल का माना भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो टी वेव होती है ये एट्रिया, यानी जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल्स हैं उनके डायास्टोल यानी रिलैक्सेशन की वजह से ये होती है। चलो, ये बातें बताने का मकसद ये है कि बेटा इस एरिया से अगर कोई और एमसीक्यूज आता ना तो आपको पता चल जाए। QRS कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों मतलब बीटा और डेल्टा दोनों सेम है, तो इसलिए आंसर दोनों बन सकते हैं। द इंपॉर्टेंट सेल इन द ब्लड क्लॉटिंग, देखो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं ना, ये प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं मैं बताता हूं। ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, बड़ा मशहूर फंक्शन है। एक प्रोटीन होती है, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड फाइब्रिनोजिन। ये एक सोलुबल प्रोटीन है, लेकिन इस शक्ल में ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। प्लेटलेट्स पता क्या करते हैं? प्लेटलेट्स इनको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इनसोलुबल प्रोटीन बन जाती है, ठीक है ना। ये एक जाल सा बन जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगी। ये जाल जो है ना, जो फाइब्रिन का जो जाला बनेगा उसके अंदर आरबीसी फंस जाएंगे, तो वो उसी को तो क्लॉट कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स इसके अंदर हेल्प करते हैं आपको। विच एंटीजन सजेस्ट द पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो बेटा किसी भी शख्स का जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, देखो मेरी बात सुने, जैसे ही फर्ज कर लें ये एक आरबीसी है, तो इस शख्स के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए। अच्छा, अब अगर इसके साथ RH एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव। और अगर सिर्फ आरबीसी है और सिर्फ ए है लेकिन ये RH नहीं है, तो ये इसका ब्लड हो गया ए नेगेटिव। अब इसके लिए ना जीन होते हैं जो कि ये बताते हैं। देखो ये वाले तो ए बी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव के तो नहीं है, तो यही बन जाएगा डी। मतलब डी बेसिकली जो है ना वो जीन है, जिसको आप जीन है जो यूज किया जाता है, और इसको एंटीजन के तौर पे भी इसका नाम लिया गया, इसी को एंटीजन बोल रहे हैं। होता RS एंटीजन है। Which of the following is not the significant to maintain the quaternary structure of protein? देखो बेटा quaternary structure के अंदर जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते, बाकी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होते हैं। Which of the following is lipid exist in the polymeric form? देखो लिपिड असल में ना इट इज नॉट अ ट्रू पॉलीमर, बात समझने वाली है कि ये ना ट्रू पॉलीमर नहीं है, नॉट ट्रू पॉलीमर। क्यों? क्योंकि ट्रू पॉलीमर के लिए सिंगल मोनोमर पर वो चीज बनी हुई हो, एक ही तरह का मोनोमर हो, सिंगल हो, जिससे मिलके वो बनी हो, तो वो ट्रू पॉलीमर होता है। लिपिड फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल का बना होता है, यानी दो चीजों पर ये मुश्तमिल है। तो जो चीज दो चीजों पर मुश्तमिल हो वो ट्रू पॉलीमर नहीं होती, एक ही चीज हो और वही बार बार आए तो पॉलीमर होता है। लेकिन लिपिड की एक मिसाल है
जो कि ट्रू पॉलीमर की कैटेगरी में आती है, उसको कहते हैं टर्पिनाइड्स। इसके अंदर आइसोपेरिनाइड यूनिट्स पाए जाते हैं और ये एक ही होता है, एक ही तरह का होता है और बहुत सारे ये जुड़कर टर्पिनाइड बनाते हैं। ऐसा आपको कैरोटीनाइड में मिलेगा, आपको टर्पंटीन ऑयल होता है उसमें मिलेगा, रबड़ में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टर्पिनाइड्स मतलब ऑल लिपिड्स आर नॉट ट्रू पॉलीमर एक्सेप्ट टर्पिनाइड। टर्पिनाइड ट्रू पॉलीमर है क्योंकि ये सिंगल आइसोपेरिनाइड यूनिट से मिलकर बने। विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वैक्स। बेटा वैक्स के अंदर जो है ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स नहीं पाई जाती, बाकी तमाम चीजें वैक्स के अंदर पाई जाती है। ये एफएससी की बुक में भी पढ़ोगे ना तो वहां पे भी लिखा हुआ है, एफएससी पार्ट 2 में फिर लिखा हुआ है लिपिड आर रिचर सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू। मैं बताता हूं, लिपिड ज्यादा एनर्जी देते हैं क्योंकि एनर्जी देने वाला जो बॉन्ड है ना वो हाइड्रोकार्बन बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और जो बॉन्ड एनर्जी बहुत कम देता है लिपिड के अंदर वो बहुत कम होते हैं। लिपिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम होते हैं, जिसकी वजह से लिपिड बाकी तमाम से ज्यादा एनर्जी देता है। तो आंसर बनेगा बीटा। उसने हाई लिखा है ना तो बीटा आएगा। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस। देखो बेटा किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए जो मालूमात चाहिए होती है ना वो डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती है। देखो मतलब ये प्रोटीन बन रही है और ये मैसेंजर आरएनए की मदद से बन रही है, लेकिन मैसेंजर आरएनए जो मालूमात लेकर आता है वो लेकर आता है। देखो ये ना प्रोटीन बनने का अमल कैसे होता है। पहले डीएनए यूज होगा, डीएनए से बनेगा एमआरएनए। इस अमल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये हो भी रही है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। देखो ना ये एमआरएनए बना है। ये एमआरएनए न्यूक्लियस को क्रॉस करके आएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम इसकी मालूमात को पढ़कर ये ट्रांसफर आरएनए उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लेकर आ रहा है और ये अमीनो एसिड ऐसे जोड़ते जाएंगे। यानी न्यूक्लियोटाइड में जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होगी उसके हिसाब से अमीनो एसिड की जो है ना वो जोड़कर प्रोटीन बनाई जाती है। बीटा इसका आंसर बनेगा। विच लिपिड इज नॉट एक्टिंग एज अ रेगुलेटरी फैक्टर ऑफ द ह्यूमन। देखो बेटा कोलेस्ट्रोल जो है ना ये रेगुलेटरी फैक्टर है, बाकी ये एस्ट्रोजन एंड्रोजन्स ये हमारे जो है ना ये सेक्स हार्मोन है तो ये तो रेगुलेट करते हैं। विच इज नॉट लिस्ट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो बेटा मेरी बात सुने, सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड का ना। ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड होता है। ओलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड कहलाता है। यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड। बाकी तमाम सैचुरेटेड है। Which type of amino acid is present on the surface of tertiary structure है? देखे ये ना जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर ना जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ऐसे ग्लोबुलर होता है ये। इसके अंदर ना सेंटर पे ये सेंटर वाला इसका पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर इनसोलेबल। और इसके जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सरफेस वाला हिस्सा, ये हिस्सा होता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर सोलेबल पार्ट है ये। ठीक है ना। अब देखें टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्वा सॉल्यूशन में अगर इसको रहना है, पानी में रहना है, तो बाहर इसको छुपाना पड़ता है, बाहर से इसको दिखाना पड़ता है कि मैं भी एक वाटर सोलेबल हिस्सा हूं, मैं भी पानी में हल होने वाला हूं, पानी का वाटर लविंग हूं। ठीक है ना, ये वाटर लविंग, मुझे पानी से कोई मसला नहीं। ये बज़ाहिर अपने आप को ऐसे दिखा रहा है, हालांकि इसके अंदर ऐसा हिस्सा भी है जो पानी से नफरत करता है, वाटर हीटिंग है, वाटर इनसोलेबल है,
लेकिन पानी में रहने के लिए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अपना बना लेता है कि अपने बाहर सारा जो है ये वाटर सोलेबल हिस्सा बनाता है। ऐसा एंजाइम्स में ऐसा ही होता है ताकि एंजाइम पानी में रह सके, ठीक है ना। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना, तो सरफेस के ऊपर उसने पूछा तो डेफिनेटली हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स वहां पर पाए जाएंगे। ऑल आर द फीचर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की फीचर्स होते क्या हैं। देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये लिक्विड होते हैं सारे। ये प्लांट्स ओरिजिन के होते हैं, यानी ये प्लांट से हासिल होते हैं, ठीक है। हैव डबल बॉन्ड्स, ये भी मैं पहले बता भी चुका हूं आपको, डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है ना, कि ये कार्बन। अब देखो ऑयल एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। काज द एरेथ्रोसेक्लोरोसिस कैन नॉट क्रिस्टलाइज, ये भी ठीक है। ब्रांच चेन होते हैं, ये भी ठीक है। अब ये एरेथ्रोसेक्लोरोसिस नहीं करते, ये ना गुड फैट की कैटेगरी में आते हैं, गुड फैट। और गुड फैट जो होती है ना, ये आपकी खून की नालियों में जमती नहीं है, और खून की नालियों में चिकनाई का जमना दिस विल कॉल एरेथ्रोसेक्लोरोसिस। तो ये एरेथ्रोसेक्लोरोसिस नहीं करते, तो ये तो यानी ये इसका एक गुड फीचर होता है, तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। उसने पूछा कि बाकी सब है, ये नहीं है, तो एक्सेप्ट आ गया ना, तो इसका जवाब फिर यही बनेगा बीटा। बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो बेटा ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ये बेसिकली होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको अगर कोई बात समझ ना आए ना, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर ये वाली बात नहीं समझ आ रही, तो किसी और वीडियो में मैं वो दोबारा से भी बता दूंगा। दूसरी बात, आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं, कौन सा पेपर मैं सॉल्व करूं, किस चीज में आपको ज्यादा मुश्किल आती है, वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। या आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, ये भी आप मुझे बता सकते हो ना, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट में आप बताएंगे मुझे, या किसी और टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं नोट जरूर करूंगा और इंशाल्लाह जरूर टाइम निकाल के वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अल्फा हेलिक्स जो है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और अल्फा हेलिक्स बनता ही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो इसलिए आंसर आ जाएगा बीटा। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर लाइब्रेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। देखो ये जो ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये ग्लिसरॉल है, और 3 फैटी एसिड के जुड़ने से बनता है। अब ये देखो ये 3 फैटी एसिड है, फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2, फैटी एसिड नंबर 3। इसका OH और इसका H मिला तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां बना, एक यहां बना, एक यहां बना, तो टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और 3 एस्टर बॉन्ड इसके दरमियान में बन जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है ट्राइग्लिसराइड, या इसको न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं। न्यूट्रल लिपिड इसको क्यों बोलते हैं? न्यूट्रल लिपिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर अल्कोहल के सारे H और एसिड के सारे OH यूज हो चुके हैं, और ये नेचर में न्यूट्रल हो गया, तो यहां पर आंसर बनेगा 3। 1 एस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू 1 वाटर मॉलिक्यूल। इन काइटिन एड कार्बन नंबर 2, सॉरी इन काइटिन एड द कार्बन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, देखो बताता हूं, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में जहां नॉर्मली ग्लूकोज के अंदर बेटा OH ग्रुप होता है, वहां पर ये वाले ग्रुप ने इसको रिप्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्रुप, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो काइटन होती है ना, ये इसका मोनोमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये बेसिकली होमोपोलीसेक्राइड के एग्जांपल है, होमोपोलीसेक्राइड की एग्जांपल है। बहुत सारे मतलब ये बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन बनेंगे, काइटिन बनेगी। काइटिन आप बड़ी मशहूर है, काइटिन आपने पढ़ा है कि जनाब काइटिन फंजाई में पाई जाती है,
और कहाँ पाई जाती है आप बताओ मुझे, चलो कमेंट सेक्शन में, ये और कहाँ पाई जाती है। एक तो फंजाई की सेल वॉल होती है, और कहाँ पाई जाती है, शाबाश, मैं देखूंगा मेरा कौन सा स्टूडेंट ये बताता है। तो इसका आंसर बनेगा बेटा बीटा। ऑल कार्बन इन मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल कंटेन द कार्बन एक्सेप्ट कंटेनिंग कार्बन एटम एक्सेप्ट, देखो ये कार्बन नहीं OH ग्रुप आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो बेटा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, या तो वो कीटो शुगर होते हैं या वो एल्डो शुगर होते हैं, ये इसका फंक्शनल कार्बन है। एल्डिहाइड के केस में फंक्शनल कार्बन होता है पहला कार्बन, कीटो के केस में दूसरा, इसको छोड़ के बाकी हर एक के ऊपर OH ग्रुप होता है। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है कि सिर्फ एक कार्बन को छोड़ दें, बाकी हर कार्बन पर OH ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो एल्डो कार्बन पे नहीं होगा, बाकी हर किसी पे होगा। विच टाइप ऑफ द शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, बेटा न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर होती है। इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और इसके कार्बन नंबर ये कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है वो फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 के पेंटोज शुगर, इसके दरमियान में जो बॉन्ड है, ये भी एमसीक्यूज के लिए, ये बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है इसके दरमियान में ये एस्टर बॉन्ड है, डेट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। तो बेटा ये तो डेफिनेटली हमारा जवाब बनेगा पेंटोज शुगर। पेंटोज तो नहीं बनेगा, बनेगा राइबोज, क्योंकि पेंटोज में राइबोज होती है। तो पेंटोज तो कोई भी 5 कार्बन वाली शुगर हो सकती है ना, हर 5 कार्बन वाली शुगर तो नहीं होगी ना, वो राइबोज होगी, ये राइबोज है। जो कि आरएनए के केस में राइबोज होती है और डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज होती है। कार्बन नंबर 2 से ये ऑक्सीजन निकल जाती है, इसलिए डीऑक्सी राइबोज बन जाती है। ये भी एक एमसीक्यूज है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट एक्सेप्ट, देखो बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये एल्डो शुगर होती है और ये कीटो शुगर होती है। ग्लूकोज इज एल्डो, कीटो इज फ्रक्टोज, बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। फ्रक्टोज ज्यादा मीठा होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एनेंशोमर नहीं है। एनेंशोमर क्या होते हैं? एनेंशोमर होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस, ये तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये जो आपने पढ़ोगा कैपिटल डी या कैपिटल एल, ये बेसिकली जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को टकराते हो ना, तो जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, लाइट आपने टकराई और उस मॉलिक्यूल ने उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा दिया, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करवाने वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज कराने वाला लीवो रोटेटरी कहलाता है। और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं कि आप सामने मिरर रख दो इनके, तो मिरर में क्या होता है कि जब आप सामने मिरर में खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट राइट हो जाता है और आपका राइट लेफ्ट हो जाता है, मतलब आपका दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा, बस ये बदलता है भाई। इसमें भी देख लो ऐसे ही है कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के अंदर यही फर्क होता है। तो ये एक दूसरे के एनेंशोमर्स कहलाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ऐसा कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज एज द मॉडरेंट? मॉडरेंट देखो बेटा, मॉडरेंट के तौर पर क्या चीज यूज होती है? फिक्स करने के लिए ना, फिक्सिंग के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है ना स्टेनिंग में, उसको कहते हैं मॉडरेंट, और इसमें आयोडीन यूज होती है एज अ मॉडरेंट, ये लिखा भी हुआ है मॉडरेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन विथ स्टेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो क्रिस्टल वायलेट, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ना वो सेफ्रानिन का पिंक कलर रिटेन करता है। किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। जर्म्स को मारना स्टरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इन्फेक्शन विच रिजल्ट इन द पस फॉर्मेशन, बेटा ये पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है। ये जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है ना, जो लेस देन 6 मंथ होगा वो होता है एक्यूट, कि ज्यादा अरसा नहीं रहा, ज्यादा सिम्टम्स थे, जल्दी ठीक हो गया, एक्यूट।
मोर देन 6 मंथ रहा, 6 महीने से ज्यादा रहा, लेकिन सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं थे, तो वो हो गया जो है ना वो क्रोनिक। फोकल होता है किसी भी लोकल एरिया में होने वाला इन्फेक्शन, ये लिखा हुआ है। इफ द cause of some disease of an organ is chronically inflammation of other organ, के एक के साथ दूसरे की भी इन्फ्लामेशन कर दे, उसको सॉरी बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन। Which of the following is used to differentiate the staphylococcus from streptococcus? देखो पहले तो स्टेफाइलोकोकस क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस होता है जो ग्रेप्स की शक्ल में, ठीक है ना, ऐसे ग्रेप्स की शक्ल में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाए, और स्ट्रेप्टोकोकस होता है कि ऐसे चेन की शक्ल में बैक्टीरिया हो, बस ऐसे चेन सी हो, ट्राइकोम, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो बेटा ये जो कैटालेज टेस्ट होता है ना, ये इस्तेमाल होता है, कैटालेज टेस्ट इस्तेमाल होता है। कैटालेज टेस्ट में क्या होता है कि आप इसके अंदर जो ये जो होता है ना आपका स्टेफाइलोकोकस, इसके अंदर होता है कैटालेज, आप इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो तो बबल बन जाएंगे, बबल बन गए तो इसका मतलब ये है स्टेफाइलोकोकस, और बबल ना बने इसका मतलब है ये स्ट्रेप्टोकोकस है। बड़ा आसान सा टेस्ट है, तो ये कैटालेज टेस्ट होता है। स्टेफाइलोकोकस यूरियस प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? बेटा ये कोगुलेज एंजाइम पैदा करता है, ये माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। कोगुलेज टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द स्टेफाइलोकोकस सच एज स्टेफाइलोकोकस यूरियस फ्रॉम अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू द टाइफॉइड? टाइफॉइड का बहुत मशहूर टेस्ट है, वाइडाल टेस्ट इस्तेमाल होता है। अलीजा टेस्ट क्या होता है? अलीजा टेस्ट ना पहले तो ये होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे सॉर्बेंट। बेसिकली इसके अंदर ना ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज चेक की जाती है, ठीक है। ये एड्स में भी इस्तेमाल होता है, वायरल बीमारियों में इसका ज्यादातर इस्तेमाल है, हेपेटाइटिस वगैरह में भी। इसी तरह पीसीआर भी एड्स में भी इस्तेमाल होता है। ये जेनेटिक डिजीजेस या जेनेटिक चेंजेस, क्योंकि वायरस बड़ी जल्दी से जेनेटिक वेरिएशन लेकर आता है, तो पीसीआर और एलिजा टेस्ट बड़े इफेक्टिव होते हैं वायरल डिजीजेस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेशन प्रोड्यूस द योगर्ट? वो बेटा बड़ा सिंपल है, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ना, ये दही, क्योंकि एक पनीर है, दही जो है ना वो फर्मेंटेशन से पैदा होती है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये पैदा करती है। मोस्ट कॉमन जीन ट्रांसफर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टेक प्लेस बाय? देखो बेटा बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया अगर जीन ट्रांसफर हो रहा है तो इसको कहा जाता है कंजुगेशन, ठीक है। और अगर वायरस टू बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है तो इसको कहा जाता है ट्रांसडक्शन, ठीक है। और अगर आप प्लाज्मिड के जरिए कर रहे हो या कोई भी इन्वायरमेंट, जैसे माइक्रो इंजेक्शंस यूज होते हैं, थ्रू बैक्टीरिया आप जीन को ट्रांसफर कर रहे हो या किसी ऑर्गन को दे रहे हो, तो ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो देखें बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया आ गया तो कंजुगेशन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बीटा हेमोलिटिक? वो होता है एक ही बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल लेस बैक्टीरिया? एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल ही नहीं होती, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ये, और ये विदाउट सेल वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। क्लस्टर शेप स्फेरिकल शेप को कहते हैं, और कोकाई ऐसा होता है, देखो ना ये लिखा हुआ क्लस्टर, ये लिखा हुआ है। टीबीएस थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट, ये सॉरी ये बड़ा मखसूस किस्म का ये बड़े मखसूस किस्म का जो मीडियम है जो कि इस्तेमाल होता है विब्रियो के जान। ये एक कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्राउन डिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, बेटा जो चीजें स्टरलाइज हुई हैं ये नहीं हुई उसके लिए ये टेस्ट इस्तेमाल होता है। कंजेनिटल डिजीज, जो डिजीज बाय बर्थ होती है उनको कंजेनिटल डिजीज कहा जाता है। यहां पे हमारे एमसीक्यूज मुकम्मल हुए। देखो बेटा अब ना मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि एनाटॉमी में से ना ऐसे 3 सवाल आएंगे और ये तीनों आपको करने होंगे। ये भी मैंने काफी सारा समझाया आपको, ये मैंने बहुत सारा समझाया आपको,
ठीक है ना। दांतों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे हमारे दांत होते हैं, सामने वाले दांतों को ऐसे इंसाइजर्स कहा जाता है, ठीक है। जो नुकीले दांत होते हैं यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड केनाइन टीथ, ठीक है। फिर होते हैं प्री मोलर टीथ, और फिर फाइनली जो है ना वो मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही दांत हमारे ऊपर होते हैं और ऐसे ही दांत हमारे नीचे होते हैं। सामने वाले ये इंसाइजर्स हैं, फिर होते हैं केनाइन, फिर होते हैं जो है ना ये प्री मोलर को ही बाइकस्पिड टीथ जो है ना वो कहा जाता है। मतलब ये अरेंजमेंट आपको याद करनी है, इनकी तादाद याद करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि जो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जो कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो विद यूज ऑफ एनर्जी। फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है। इसमें बड़ी डिटेल लिख सकते हो आप, बहुत सारी डिटेल लिखी जा सकती थी इसमें। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और आपको पता है ये एक होती है सेकेंडरी। फिर एग्जांपल्स और वो मतलब आपको इसके लिए पूरा मेरा लेक्चर सुनने पड़ेंगे, तो इसमें बड़ी डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के नाम से टॉपिक है मेरा, वो आप पढ़ें। उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से ये बताया हुआ। प्राइमरी के अंदर एनर्जी के तौर पर हमेशा एटीपी इस्तेमाल होगी, और इसमें अदर देन एटीपी। तो आप जो है ना प्लेलिस्ट में जाए, सेल वाला जो यूनिट है ना उसमें सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक को बड़े गौर सुने, उसमें मैंने बताया। फिर इसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी मैंने समझाया हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाएं, इम्यूनिटी वाला टॉपिक है वो आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सारे मैंने बड़ी डिटेल से समझाए हुए, आप वो लें टॉपिक, ठीक है ना। अनीमिया का टॉपिक बहुत आसान है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था इतना बड़ा सवाल कैसे करें। देखो बेटा, अनीमिया जो है ना वो आप पहले तो लिखोगे ना कि डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी, वो उसको अनीमिया कहते हैं। मतलब नॉर्मल कितना ब्लड होना चाहिए, और जो है वो अगर उससे कम होगा तो अनीमिया होगा। फिर अनीमिया की टाइप्स लिखें, उनके छोटे छोटे काजेज लिख दें। तो ये 5 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, सारी टाइप्स के नाम लिखने पड़ेंगे। फिर हर टाइप को थोड़ा 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 करके आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसके नंबर हासिल कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस लिखो, स्टेनिंग लिखो, उनकी सारी बातें बताओ, मीडिया पर बताओ, इसी तरह, ठीक है ना। तो ये चीजें आप करोगे तो देखें ना, इसी तरीके से 2 सवाल इसमें से आए थे, 3 सवाल माइक्रोबायोलॉजी में से आए, तो ये बेटा आप सारा काम जो है ना वो करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ, इन अ मॉर्निंग यूर मदर फायर्स एन एग to your breakfast when you are see the transformation of liquid into the solid pack during which kindly explain the biochemical। बेटा ये coagulation step हुआ है जिसको डीनेचरेशन कहा जाता है। कि आप जानते हैं कि आपके एग के अंदर जो है ना वो प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जब उसको गर्म किया जाता है यानी उसको हीट किया जाता है तो उसका जो सेकेंडरी, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। दैट इज द डीनेचरेशन स्टेप। और डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन ये आप एंजाइम वाले यूनिट के अंदर बड़ी डिटेल से मैंने बताया होगा। एंजाइम वाले यूनिट के अंदर ये बात बताई जा सकती है कि भाई जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो अगर जब प्रोटीन डीनेचर हो जाती है तो प्रोटीन अपनी शक्ल बदलती है, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चली जाती है, ठीक है ना, और फंक्शनल भी नहीं रहती। तो ये इसको इडिबल बनाने के लिए हम जल्दी इसको डाइजेस्ट कर लें, इजी डाइजेस्ट हो जाए, तो नॉर्मली एग को ऐसे ही किया जाता है कि उसको बॉयल किया जाता है या उसको फ्राई किया जाता है ताकि उसके अंदर की जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाए और इजिली ब्रेकेबल बन जाए, ठीक है ना। तो आप इसको जो है ना वो आप बताओगे कि मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो ना कि एप्लीकेशन ऑफ हीट जो है ना, आपने क्या किया, एप्लीकेशन की किस चीज की, हीट की हीट से क्या हुआ कि प्रोटीन कागुलेशन होगी। प्रोटीन कागुलेशन क्या होती है, ठीक है ना, वो आप बताओगे। इसी तरीके से आप इसमें बताओ कि डीनेचरेशन होती है यानी अब वो नॉन फंक्शनल हो चुकी है, अब वो जो एग का काम है वो नहीं करेगी और वो सिर्फ खाने के काम आएगी। तो इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट आप बना के ना हेडिंग्स दे के इसकी डिटेल लिख सकते थे और इसमें नंबर भी हासिल कर सकते थे। चलें, ये हमारा यहाँ पर डिस्कशन बेटा ये पेपर 1 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो पेपर 2 की बनाऊंगा। तो इसमें से कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर